वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। देखिए अपना जो क्लास चल रहा है हम थियरी वाला, ठीक है, थियरी वाला कंटिन्यू किए हुए हैं, लगभग वो खत्म होने वाला है। लेकिन आपसे हमने बोला था कि जब थियरी कंप्लीट हो जाएगी चैप्टर वाइज हम क्या लेके आएंगे भैया, चैप्टर वाइज हम एमसीक्यू लेके आएंगे। चैप्टर वाइज नहीं, आप बोल सकते हो कि टॉपिक वाइज। जो अपना सिलेबस आपने देखा होगा 38 टॉपिक इन्होंने दे रखा है। इन्हें 38 टॉपिक में से हर एक टॉपिक का एमसीक्यू लेके आएंगे और सारे के सारे एमसीक्यू शून्य लेवल से लेकर शिखर लेवल तक रहेंगे, ठीक है। जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। डायरेक्टली प्रश्न भी बन सकता है यहाँ से, अगर डायरेक्ट नहीं बनता है तो चीजें वही रहेंगी, बस थोड़ा लैंग्वेज का खेला रहेगा। अगर आपने थियरी पढ़ा है तो पूरा का पूरा प्रश्न आसानी से बना लेंगे, ठीक है। और जो लोग थियरी नहीं देखे हैं भैया, प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है, आप जाएंगे तो वहाँ पे 26 वीडियो आपको मिल जाएगा। कल की ही डेट में देखिए वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा था थियरी का, मैंने इस पे नहीं अपलोड किया है, दूसरे चैनल पे अपलोड कर दिया था। जो लोग फी दिए थे 200 रुपये, उन लोगों को हम प्रोवाइड कर दिए थे लिंक, वो लोगों ने देख लिया है 27 नंबर का वीडियो, ठीक है। तो आपको भी वो देखना होगा तो कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे, आप भी वो वीडियो देख लेना, ठीक है। और जिनको पीडीएफ चाहिए भैया, पीडीएफ जिनको चाहिए हम आपसे बोल के रखे हैं 200 रुपये फी दीजिए, ठीक है। जितना सारा पीडीएफ, जितनी सारी क्लास होंगी सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस जितने भी क्लास हुई हैं उनका पीडीएफ प्लस आने वाले समय में जो क्लास होंगी उनका पीडीएफ, सबका पीडीएफ आप ले सकते हो, ठीक है। तो आप बोलोगे कैसे ज्वाइन करना है, तो कमेंट बॉक्स में आपको एक यूपी ट्रिपल एससी नाम का ग्रुप दिखाई देगा, उस ग्रुप में जाना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। या तो वहां से मेरा नंबर डायरेक्टली निकाल सकते हो। नंबर निकालने के बाद आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, 200 फी दे रहे हैं, तो आपको बता दिया जाएगा प्रोसेस किस तरीके से आपको ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ लेने से क्या फायदा रहता है, कम समय में आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर सकते हो सारा का सारा पीडीएफ देखकर, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट। देखिए इंपॉर्टेंट है भैया, हम पूरा का पूरा कवर करेंगे, ठीक है। जो अपना देखिए इसके पहले हमने स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व का जो चैप्टर था उसका हमने पूरा का पूरा एमसीक्यू बना लिया है 2 पार्ट में, ठीक है। 2 पार्ट में हमने स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व को निपटारा कर दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे भारतीय स्वास्थ्य समस्या का बाहरी रूप एवं योजना, ठीक है। इसके 2 पार्ट आएंगे, इसमें हम जितने सारे ऑर्गेनाइज हैं, ठीक है, जितने सारे योजना है उनके बारे में देखेंगे। और एक पार्ट और आएगा, उसमें हम जैसे कि आपका होम विजिट, बैग टेक्निक, ठीक है, आशा के कार्य, ये सब चीज हम अगले वाले पार्ट में कवर करेंगे। ये भी आपका उसी में ही आता है, भारतीय स्वास्थ्य समस्या का बाहरी रूप एवं योजना के अंतर्गत ही आता है। क्या होम विजिट, बैग टेक्निक या फिर आशा, ये सब आपका स्वास्थ्य समस्या एवं बाहरी रूप एवं योजना टॉपिक में ही आ जाएगा। आप बोलोगे कि सर इससे कितने प्रश्न बनते हैं आपके भर्ती परीक्षा में, तो इससे आपके मिनिमम 5 नंबर बन जाने वाले हैं, ठीक है। आसानी से 5 नंबर आएगा, ठीक है। वो चीज मैं आपको थियरी में विद प्रूफ दिखा भी चुका हूं कि देखो भैया ये प्रश्न बना था, ठीक है। हम शून्य से लेकर शिखर तक सारे के सारे प्रश्न बनाने वाले हैं, तो इसका चिंता आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर आप थियरी पढ़े हैं, पहले मैं बोलूंगा कि थियरी पढ़ लेना। इसी देखिए थियरी हमने 4-5 पार्ट में कंप्लीट किया है, लेकिन एमसीक्यू केवल एक ही पार्ट में करेंगे, चाहे वो 2 घंटे की वीडियो हो चाहे 1.5 घंटे की वीडियो हो। आप पेशेंस के साथ शुरू से अंत तक पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि भैया 3-4 नंबर की 3-4 नंबर की बात है तो आप देख ही सकते हो। मात्र एक वीडियो से 3-4 नंबर मिल रहा है तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सीरियस होकर देखना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए सारे के सारे प्रश्न शून्य लेवल से स्टार्ट होंगे और हार्ड लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में स्वास्थ्य समस्याओं को कितने मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन से राइट है भैया, ऑप्शन नंबर सी। 6 प्रकारों में इसको वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। चलिए हम व्याख्या देखते हैं, यहाँ पे व्याख्या भी दिया है, आप व्याख्या भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। भारत की स्वास्थ्य समस्याओं 6 प्रकार में वर्गीकृत है, ठीक है।
अच्छा, कौन कौन सा है इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपके भर्ती परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। निम्नलिखित में से बताइए कौन से भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में वर्गीकृत नहीं है। तो ऑप्शन देख के चला आएगा, तो आपको ये ध्यान देना है छह कौन कौन से है। पहला संक्रामक रोग, जब संक्रामक रोग है तो भैया असंक्रामक भी रहेगा, ठीक है। पोषण संबंधी समस्या, पर्यावरणीय स्वच्छता समस्या और चिकित्सा सुविधा समस्या और जनसंख्या संबंधी समस्या। तो ये 6 प्रकार के रूपों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाए होंगे। थियरी पढ़ा है तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में स्वास्थ्य समस्याओं को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है सिवाय एक को छोड़कर। अब आइए, वही प्रश्न का तरीका थोड़ा बदल दिया गया है। यहाँ पे पूछा है कि ऐसा कौन सा है जो स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी ऊपर जो प्रश्न किया है वहाँ पे हमने आपको बताया था कि कितने प्रकार के, 6 प्रकार से। तो हमने संक्रामक रोग देखा था, ये वर्गीकृत है, ये प्रकार का है, ठीक है, ये प्रकार है। और पर्यावरण भी है, ठीक है, चिकित्सा भी है, ठीक है। अब ये संक्रामक है तो असंक्रामक भी होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, संक्रामक है तो असंक्रामक भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने कृषि नहीं देखा था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कृषि नहीं है, ठीक है, कृषि समस्या नहीं है। व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। व्याख्या में डिटेल में लिखा है कि भारत की स्वास्थ्य समस्याओं में प्रमुख रूप से संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, पोषण संबंधी समस्या, पर्यावरणीय स्वच्छता, चिकित्सा सुविधा की समस्या और जनसंख्या विस्फोट शामिल है। कृषि समस्या इस सूची में नहीं आती है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो मलेरिया, ठीक है, मलेरिया नियंत्रण जो मलेरिया नियंत्रण उन्मूलन के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1958 में। देखिए प्रश्न पूछा है कि 1958 में मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, या फिर आयुष्मान भारत योजना, या फिर राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम। तो आपको राइट आंसर यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है, यही आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या दिया है क्या, मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए 1958 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। यह कार्यक्रम मलेरिया के मामलों और मृत्यु को कम करने में सहायक साबित हुआ, ठीक है। तो आपको व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या आप देखते रहिएगा, ठीक है, हर एक व्याख्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ओके। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 1950 तक, नेक्स्ट प्रश्न है कि 1950 तक बताना क्या है। 1950 तक भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं कौन सी थी। क्षय रोग था, मलेरिया था, फिर या हैजा था, या फिर एड्स था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। मलेरिया को 1950 तक भारत की सबसे बड़ी समस्या माना गया, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा मलेरिया से लोग ग्रसित हो रहे थे। तो मलेरिया को 1950 तक भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या माना गया। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत इसके प्रसार को कम किया गया, ठीक है। जो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम लाया गया तो उसकी मदद से इसके प्रसार को बहुत ही कम किया गया, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है कि क्षय रोग को नियंत्रित करने के लिए भारत में कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखना है। क्या, क्षय रोग, ठीक है, क्षय रोग को नियंत्रित करने के लिए भारत में कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है, ठीक है। तो बताना है क्या, ऑप्शंस है आपके पास, 4 ऑप्शंस हैं। आपको बताना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या फिर राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि क्या भारत में कौन सा कार्यक्रम, क्षय रोग। तो ऑप्शंस में देखिए क्षय कहाँ पे है, क्षय एक ही ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है, बी वाले में, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका हम व्याख्या दे सकते हैं। व्याख्या यहाँ पे लिखा है कि यह कार्यक्रम क्षय रोग, टीबी की रोकथाम के लिए शुरू किया गया। इसके माध्यम से 1970 से 1993 के बीच मृत्यु दर में काफी कमी आई, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट बनाते हैं। क्या प्रश्न नंबर नेक्स्ट पूछा गया है कि भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है। ये प्रश्न पूछा है क्या कि भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के आयु के बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीव्र संक्रमण। इनमें से, ठीक है, इनमें से बताना जो ऑप्शंस दिया है। मलेरिया दिया है, कुष्ठ रोग दिया है, एड्स दिया है। तो एड्स तो वैसे भी नहीं होगा,
5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को एड्स तो वैसे भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब कुष्ठ रोग दिया है, मलेरिया दिया है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसके अकॉर्डिंग यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। त्रिश्वास संक्रमण, ठीक है, इसके कारण 5 वर्ष के बच्चे ज़्यादा, क्योंकि निमोनिया आपने देखा भी होगा, प्रैक्टिकली आप भी देखते भी होंगे, छोटे बच्चों को निमोनिया ज़्यादा चीज़ें होती है। निमोनिया होगा तो उनका जो श्वास नली है, ठीक है, वो ज़्यादा संक्रमित हो जाती है। व्याख्या आप देख सकते हो, त्रिश्वास संक्रमण और अतिसार रोग छोटे बच्चों की मृत्यु के प्रमुख कारण हैं। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम बनाएंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रीय मलेरिया, ठीक है, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सन आपको ध्यान में रखना है, हालांकि सन से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, ज़्यादा पेपर का लेवल हार्ड कर देगा तो फिर, क्योंकि सन याद नहीं रहता है, न्यूमेरिकली चीज़ बहुत ही कम माइंड में रहती है, ठीक है। इसलिए मैं आप देखिए, प्रश्न हमको कराना है, बेसिक से लेके हार्ड लेवल तक जाना है, शून्य से शिखर तक पहुंचाना है, तो हर एक टाइप का मैं प्रश्न बना लिया हूँ। इसीलिए मैंने ये सब ज़्यादा सन से संबंधित ज़्यादा प्रश्न लेके आया हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1958। चलिए व्याख्या देख सकते हैं। 1958 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया, जिससे मलेरिया के मामलों में कमी आई, ठीक है। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्या स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन के बेस पे हम सभी टाइप के जितना जितना एग्जामिनर सोचता है वैसे हम भी सोच लिए हैं कि भैया प्रश्न हमको हम ही को सेट करना है, तो हम ऐसे रखेंगे कि ताकि स्टूडेंट का जो कैंडिडेट आए हुए हैं, जो अभ्यर्थी देने आए हुए हैं, इनका समय बर्बाद हो, ठीक है, समय बर्बाद हो, समय का अभाव हो, इसलिए हम ऐसे प्रश्न लेंदी, ठीक है, ताकि आपको एक बार प्रश्न पढ़ने में भी समय लगे, ऑप्शंस पढ़ने में भी समय लगे, बाकी प्रश्न को हल करने में भी समय तो लगेगा ही लगेगा। इसलिए ऐसे तरीके के आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, आप देखे रहेंगे तो आपको वहाँ पे कोई नया नहीं लगेगा। जैसे आपके भर्ती परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कथन और निष्कर्ष देकर, आपको लगेगा हैं कहाँ से पूछ लिया भैया, ऐसे भी प्रश्न आता है क्या? जैसे किसी ने एक ने कमेंट किया था कि सर क्या 5 ऑप्शन आएंगे क्या, तो यही चीज़ है, ऐसे पूछता है तो आपको लगता है कि 5 ऑप्शन आ गए हैं, नहीं भैया 4 ऑप्शन ही रहते हैं, बस प्रश्न का तरीका अलग रहता है। जैसे कि मैं कथन और निष्कर्ष करवा रहा हूँ, अब मैं एक कथन दे दिया हूँ, आपको पढ़ना है। कथन क्या है कि भारत में जो 53% मृत्यु असंक्रामक रोगों से होती है, ये कथन दे दिया मैंने। अब आपको इस कथन को देखने के अनुसार, और कथन पत्थर की लकीर होती है, कथन जो दे दिया गया है वो आपको भले ही वो कुछ और हो, लेकिन आपको सत्य मानना ही पड़ेगा उस कथन को। अब उसी के आधार पर निष्कर्ष निकालना है। तो यहाँ पे कथन देख लीजिए, कथन क्या है भैया? कथन दे दिया गया है कि भारत में 53% मृत्यु असंक्रामक रोगों से होती है, ठीक है। अब देखिए कथन में भारत की बात है, अगर आपके निष्कर्ष में भारत के स्थान पे अमेरिका बोल देगा या फिर अन्य देश बोल देगा तो निष्कर्ष गलत हो जाएगा, क्योंकि बात हमको सिर्फ भारत की बोली गई है, कथन में लिखा है भारत, तो हम भारत की ही बातें यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए निष्कर्ष निकालते हैं। यहाँ इन्होंने बोला है क्या, भारत में 53% मृत्यु असंक्रामक रोगों से होती है, और निष्कर्ष क्या है, असंक्रामक रोग भारत में बढ़ती समस्या है, ठीक है। तंबाकू और धूम्रपान इनका प्रमुख कारण है। अब बताइए, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका कौन सा निष्कर्ष आप सही निकाल पाओगे? ए वाला निष्कर्ष सही है, या फिर बी वाला सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर कोई नहीं सही है, या फिर केवल एक सही है? जैसे कि ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन में दिया है केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा इसका राइट हो जाएगा। चलिए, तो इस यहाँ पे दोनों सही है, ठीक है, दोनों निष्कर्ष फॉलो हो रहा है। कथन के अनुसार हम देखेंगे कि असंक्रामक रोग भारत में बढ़ती समस्या है। जी हाँ, 53% लोग जब भैया देखिए यहाँ पे बोला इन्होंने 53% मृत्यु असंक्रामक रोगों से होती है। बताइए 50% मृत्यु असंक्रामक रोगों से हो रही है, तो जरूर ये बहुत बड़ी समस्या है ना। असंक्रामक रोग भारत में बढ़ती समस्या है, तो हाँ बिल्कुल है। और असंक्रामक रोग में क्या आता है भैया? तंबाकू, धूम्रपान इनका प्रमुख कारण है। ये असंक्रामक रोग के प्रकार ही तो हैं, ठीक है कि नहीं है? वही चीज है, तो यहाँ पे दोनों फॉलो हो जाएगा। क्लियर? व्याख्या आप देख सकते हैं, असंक्रामक रोग जैसे मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर। अब आपको इस व्याख्या से क्या देखना है? आपको इस व्याख्या में ये देखना है कि असंक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं। पहला क्या हो गया? मधुमेह, ठीक है, डायबिटीज, हृदय रोग, ठीक है, कैंसर, और उच्च रक्तचाप भी असंक्रामक रोग में आ जाता है, ठीक है। कैंसर का कारण जीवन शैली के तंबाकू का उपयोग है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी कथन निष्कर्ष के आधारित है। देखिए ऐसे प्रश्न ना तो आपके आज तक जितनी बुकें बनी हैं एनम का, ठीक है, विभिन्न प्रकार का जो अपने आप में माना जाना रहा है, ठीक है, माना जाना हम मान लेते हैं भैया, अच्छे अच्छे लोग ऐसे प्रश्न बनाने में बस सोचेंगे। जिस तरीके से मैं प्रश्न बना दिया हूँ, एग्जामिनर ऐसे प्रश्न बना सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार एनम जब बना सकता, बिहार एनम में ऐसे प्रश्न आया है, एक दो प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे बीटीएससी एनम में पूछा है, तो आपके भर्ती परीक्षा में भी पूछ सकता है, तो आपको नया ना लगे इसलिए मैं ऐसे टाइप के प्रश्न करवा रहा हूँ। ओके, देखिए कथन पढ़ना है 2006 से 2007 में कुष्ठ रोगियों की संख्या प्रति 10,000 जनसंख्या में 0.74 थी। निष्कर्ष, अब इस कथन के अनुसार निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष बोला जा रहा है कि पहला निष्कर्ष बोल रहा है कि कुष्ठ रोग भारत में नियंत्रण में है। अब बताइए, कुष्ठ रोग के लिए मुफ्त उपचार उपलब्ध हैं। अब बताइए कौन सा निष्कर्ष आप सही निकाल सकते हो। तो ऑप्शंस देख सकते हैं आप, केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है। कैसे आप पकड़ेंगे, देखिए कैसे पकड़ेंगे। इन्होंने बोला है क्या कि 2006 से 2007 में कुष्ठ रोगियों की संख्या प्रति 10,000 जनसंख्या में 0.74, मतलब एक से भी कम है। 10,000 जनसंख्या में इतने प्रतिशत है, ठीक है। तो क्या आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, यही ना कि ज़्यादा नहीं है भैया, नियंत्रण में, तभी तो इतना कम है। तो कुष्ठ रोग भारत में नियंत्रण है, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है कुष्ठ रोग के लिए मुफ्त उपचार उपलब्ध है। मुफ्त उपचार उपलब्ध है इसीलिए तो नियंत्रण में है, नहीं तो बहुत से लोग क्या करते भैया, पैसे के लिए बिल्कुल छोड़ ही देते। इसलिए यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भैया, यहाँ पे व्याख्या देख सकते हो। कुष्ठ रोगी की दर में कमी आई है और सरकार मुफ्त उपचार प्रदान कर रही है, ठीक है, तभी तो कमी आई है। नहीं तो बहुत से लोगों के पास पैसा नहीं रहता है इलाज करवाने के लिए। जब इलाज नहीं करवाएंगे तो भैया कहाँ से वो नियंत्रण में रहेगा, ठीक है। जब सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं फिर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जाहिर सी बात है नियंत्रण में वो चीज़ आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न बनाना है। कथन दिया है क्या, भारत में 17 करोड़ लोग आयोडीन की कमी से प्रभावित हैं। बोल दिया गया है कि भारत में 17 करोड़ लोग आयोडीन की कमी से प्रभावित हैं। अब इसका निष्कर्ष आप क्या निकालोगे, आयोडीन की कमी का इलाज संभव है, आयोडीन की कमी का इलाज संभव है, यह समस्या पोषण से संबंधित है। तो इसका निष्कर्ष आप क्या निकालोगे, तो इसका निष्कर्ष आप निकालोगे यही कि हाँ, दोनों कथन यहाँ पे आपका, देखिए दोनों कथन सही है। क्यों सही है, आयोडीन की कमी का इलाज संभव है, ये तो सभी को पता है, आपके बुक में भी लिखा है, ठीक है। और यह समस्या पोषण से संबंधित है। हाँ, अगर आप अपने पोषण, जो आप दैनिक आहार भोजन कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपने आयोडीन की मात्रा कम किया तो ये आपको रोग हो सकती है ना। इसलिए पोषण से संबंधित, पोषण का मतलब क्या यार, खाना खा रहे हो, उचित प्रकार का विटामिन नहीं ले रहे हो, उचित प्रकार का आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पा रहा है, तो आप कुपोषित हो जाओगे। तो ये जो समस्या क्या है, आयोडीन की कमी से ही इलाज होता है। आयोडीन की कमी से चीज़ें, आयोडीन कहाँ से प्राप्त करते हो, नमक से में रहता है। नमक कहाँ से मिलता है, नमक कहाँ खाते हो, भोजन में डालते हो, ठीक है, सब्जी में डालते हो, और भी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये पोषण से संबंधित हो गया है। ओके, व्याख्या आप पढ़ सकते हो, व्याख्या भी लिखा है, आयोडीन की कमी को आयोडीन युक्त नमक से रोका जा सकता है, यह पोषण समस्या है। ओके, जैसा मैंने आपको बताया। अब मैं थोड़ा यहाँ पे अपना कैमरा को ऑफ करता हूँ, शायद कैमरे की वजह से आपको मैं सही तरीके से समझा नहीं पा रहा हूँ। बाकी आप कमेंट करना कि क्या ये कैमरे के जरिए ही हम पढ़ाएं या फिर बिना कैमरे के जरिए पढ़ाएं, तो आप कमेंट करना। ट्रायल बेस पे है, आप लोग थोड़ी देर देख लिए होंगे, आपको क्या कैसा लग रहा होगा, ठीक है। अगर कैमरे के जरिए आपको पढ़ाना होगा तो कैमरे के जरिए हम जैसे अभी तक वीडियो शुरू किए थे ऐसे पढ़ाएंगे, बाकी आप जैसा बोलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अब आगे की जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे कैमरा नहीं रहेगा, इसको हम हटा रहे हैं। ओके, अब देखिए, अब आपको प्रश्न बनेंगे क्या भैया, कारण और प्रभाव पे आधारित, ठीक है। ऊपर अपने देखा कथन और निष्कर्ष के आधारित पे, लेकिन अब आपको प्रश्न दिखाई देगा प्रभाव और कारण के। तो यहाँ पे आपको प्रभाव लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि मलेरिया उन्मूलन के लिए 1958 में कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक है, ये प्रभाव, ठीक है। और इसके पीछे क्या कारण था, ये कार्यक्रम शुरू करने के पीछे क्या कारण था, कारण दिया है कि मलेरिया 1950 तक भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्या थी। अब आपको ये बताना है कि
प्रभाव सही है या फिर कारण सही है या फिर दोनों का सही व्याख्या है कि क्या चीज़ें हैं, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए प्रश्न ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन दिया है क्या, ऑप्शन दिया है आपको कि प्रभाव और कारण दोनों सही है, ठीक है, या फिर कारण सही है, प्रभाव का सही व्याख्या करता है, कारण सही है, प्रभाव की सही व्याख्या करता है, या फिर प्रभाव और कारण दोनों सही है, या फिर लेकिन जो प्रभाव है उसका, जो कारण है उसका प्रभाव का सही व्याख्या नहीं करता है। ऐसा प्रश्न आपको दिखाई देगा। या फिर एक सी वाला ऑप्शन दिया है कि केवल प्रभाव सही है या फिर केवल कारण सही है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, मलेरिया उन्मूलन के लिए 1958 में कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, क्यों शुरू किया गया, आप पूछिए क्यों शुरू किया गया, क्योंकि मलेरिया 1950 तक भारत की प्रमुख समस्या थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि भैया यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि मलेरिया 1950 तक भारत की प्रमुख समस्या प्रमुख स्वास्थ्य समस्या थी, इसीलिए तो 1958 में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया। इसलिए प्रभाव और कारण दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, व्याख्या सही नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों ये चीज़ें सही हो जाएंगी। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या करता है, लेकिन आप बोलोगे कि सर यहाँ पे भी बी वाले ऑप्शन में भी ये चीज़ है, ये बी वाले ऑप्शन में है कि प्रभाव और कारण दोनों सही है, तो ये क्यों सही नहीं हुआ, इसलिए नहीं सही हुआ कि क्योंकि ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है इन्होंने, क्या बोला है इन्होंने बोला कि प्रभाव और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है, ठीक है, वो प्रभाव का सही व्याख्या करता है। हाँ भैया सही व्याख्या करता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रभाव, क्या प्रभाव हुआ, ठीक है, कारण, कोई कारण हुआ उसका प्रभाव क्या पड़ा, तो कारण दिया है क्या कि मलेरिया 1950 तक भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्या थी। ठीक है, ये इसके कारण हम क्या किए, मलेरिया उन्मूलन के लिए 1958 में कार्यक्रम शुरू किए। तो सही व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है, पढ़ने से ही लग रहा है आइडिया की सही व्याख्या हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके बड़े बड़े लेवल के भर्ती परीक्षाओं में आ जाते हैं। तो सोच लीजिए हम शून्य से शिखर करवा रहे हैं, मतलब जीरो लेवल से लेकर शिखर तक आपको पहुंचाना है। आपके मेरा एम क्या है, आपको किसी भी एक प्रश्न को छोड़ने नहीं देना है। ठीक है, मलेरिया भारत में मलेरिया भारत में बड़ी समस्या थी, जिससे राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से नियंत्रित किया गया, ये व्याख्या है। अब देखिए उसी टाइप का दूसरा प्रश्न है, प्रभाव दिया है क्या कि भारत में पोषण संबंधी समस्याओं में अरक्ता प्रमुख है, और कारण दिया है कि यह समस्या मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों में पाई जाती है। देखिए प्रभाव क्या है, भारत में पोषण संबंधी समस्याओं में से अरक्ता मतलब वही खून की कमी, ठीक है, एनीमिया आप बोल सकते हो, एनीमिया प्रमुख है, अरक्ता प्रमुख है। ठीक है, अभी कारण दिया कि यह समस्या मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों में पाई जाती है। हाँ कारण सही है, अगर गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों में पाई जाती है, इसलिए भारत में पोषण संबंधी समस्याओं से अरक्ता प्रमुख है। तो यहाँ पे प्रभाव और कारण दिए हैं, आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रभाव और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है प्रभाव का सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अरक्ता मतलब वही एनीमिया खून की कमी को जो बोलते हैं। ठीक है, अरक्ता का मुख्य कारण पोषण की कमी है, जो महिलाओं और बच्चों में अधिक प्रचलित है। ठीक है, सभी को पता है ना यार, अगर आप अपने खाने में आयरन कम ले रहे हो, ठीक है, आयरन युक्त भोजन नहीं कर रहे हो, तो अरक्ता हो ही जाएगा, सभी को पता है। इसीलिए पोस्टर से अब देखिए ट्रू फॉल्स के रूप में भी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो ट्रू फॉल्स के रूप में भी हम प्रश्न बना दिए हैं, शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचना है। ठीक है, जीरो जैसा एग्जामिनर नहीं सोच पाएगा वो उससे ज़्यादा हम लोग सोच के बैठे हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रश्न यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के कारण भारत में मृत्यु दर में कमी आई, आपको बताना है कि ये सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ये सही है। ठीक है, राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के कारण भारत में मृत्यु दर में कमी आई, तभी तो ये चीज़ें लागू किया गया। अब यहाँ पे व्याख्या दिया है, यह कार्यक्रम टीबी के मृत्यु दर को कम करने के लिए सफल रहा है। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखना है, देखिए उत्तर दिख रहा है, पहले ही दिख जाता है आप लोगों को, मैं कोशिश करूंगा नहीं दिखेगा। अब भारत में 96% ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है, आपको बताना है इसमें ये सही है या फिर गलत है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो चीज़ बोला गया है, क्या ये सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। भारत में 96% ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है या नहीं, आइए इसका उत्तर देखते हैं।
ये गलत है भैया। क्यों? क्योंकि 86% ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। आपका डेटा तो और कम हो गया होगा, ये जो आपके बुक में दिया था उसी चीज़ को हम किए हैं। अब तो और कम हो गया, 86 से और भी कम हो गया होगा, ठीक है, करंट टाइम में। हालांकि करंट टाइम नहीं पूछेगा, पूछेगा तो आपको आपकी बुक से ही पूछेगा। एड्स का पहला मामला भारत में 1986 में सामने आया। क्या ये सही है या फिर गलत है? आपको बताना है कि सही है या फिर गलत है। क्या इसका उत्तर सही है? जी हाँ। तो भैया ये सही है, ठीक है। पहला मामला एड्स का देखा गया था 86 में। जी हाँ, सही है ये, ठीक है। व्याख्या आप देख सकते हो, एड्स का पहला मामला 1986 में दर्ज किया गया था। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए थोड़ा लॉन्ग हम एमसीक्यू बनाते हैं। लॉन्ग मतलब कि देखिए आप पढ़ रहे हैं कि भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का बाहरी रूप एवं योजना। तो स्वास्थ्य समस्याएं के बारे में हम एक बिल्कुल कुछ छोड़े ही नहीं है, जो आपके बुक में दिया है उससे ज़्यादा चीज़ें हम बता दे रहे हैं, ठीक है। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? अशिक्षा और जागरूकता की कमी, ठीक है, सामाजिक आर्थिक स्थितियां, पर्यावरण प्रदूषण, उपरोक्त सभी। जी हाँ, सभी सही है। तो देखिए भैया, भारत में स्वास्थ्य समस्या सभी को पता है, अशिक्षा और जागरूकता की कमी। अरे अशिक्षित लोग रहेंगे तो कहाँ से ज़्यादा डॉक्टर बन पाएंगे, ठीक है। या फिर आम लोग भी अशिक्षित रहेंगे, ठीक है। आम लोग अशिक्षित रहेंगे तो डॉक्टर वैसे भी नहीं बन पाएंगे। अशिक्षित लोग कहीं डॉक्टर बनते हैं क्या? अब वो अलग की बात है यार, झोला छाप। हालांकि वो अलग की बात है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लें आप, ठीक है, वो अलग की बात है। लेकिन अशिक्षा की कमी रहे तो आपको भी नहीं पता हो पाएगा कि हैं डेंगू क्या होता है यार, या फिर फीवर में क्या बचाव करना चाहिए, क्यों खतरनाक है, हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। जब आपको बताया जाएगा, आपको शिक्षित किया जाएगा, तभी तो आप उन सब चीज़ों से बच पाएंगे। और जागरूकता की कमी भी एक दूसरे के पहलू ही हैं भैया। जागरूकता की कमी रहेगी कि हमें डेंगू में तुरंत जांच करवाना चाहिए, डेंगू बहुत खतरनाक होता है, डेंगू से जान चली जा सकती है, ठीक है। तो जागरूकता की कमी से भी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने का प्रमुख कारण होता है। असामाजिक आर्थिक स्थितियां, ये तो है ही। क्यों है भैया? क्योंकि पैसा नहीं तो इलाज नहीं। सभी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले यही कहते हैं ना, पैसा लाओ इलाज शुरू होगा। तो पैसा नहीं तो इलाज इलाज नहीं, ये चीज़ प्राइवेट वाले बोलते हैं, ठीक है। तो आर्थिक स्थितियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैसा नहीं रहेगा तो आदमी सही तरीके से इलाज नहीं करवा पाएगा। जब इलाज नहीं करवा पाएगा तो उसकी स्वास्थ्य समस्या बढ़ती ही जाएगी, जो कि एक प्रमुख कारण है भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का, आर्थिक स्थितियाँ भी। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण से खेलोगे तो भोगोगे। वही चीज़ है, अगर आप पर्यावरण, ठीक है, अपने क्लाइमेट, अपने आसपास गंदगी फैला रहे हैं तो मच्छर बढ़ेगा। जब मच्छर बढ़ेगा तो मलेरिया होगा, डेंगू होगा, हर एक चीज़ होगा। तो ये तीनों, ये 1 2 3 जो बताया गया, ये उपरोक्त सभी, ठीक है। भारत में स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ने का प्रमुख कारण अशिक्षा, जागरूकता की कमी, सामाजिक आर्थिक स्थितियां और पर्यावरण प्रदूषण है। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत में पोषण संबंधी समस्याओं में कौन सी बीमारी शामिल नहीं है? आपके पास ऑप्शंस क्या है? इन्होंने बोला है कि भारत में पोषण संबंधी समस्याओं में कौन सी बीमारी शामिल नहीं है। घेंगा, अभी ऊपर आपने आयोडीन आयोडीन वाला देखा क्या? देखा ना, ठीक है। और ये प्रोटीन ऊर्जा देखा। प्रोटीन, अरे भैया भोजन करते हो आप, प्रोटीन उसमें रहता है कि नहीं? और भोजन से ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती है, ठीक है। और विटामिन ए, आप भोजन जो कर रहे हो, जो भी चीज़ें खा रहे हैं, तो विटामिन ए की मात्रा तो रहती है। विटामिन चाहे जो भी हो, सब पोषण से ही संबंधित हैं। और ये घेंगा, आयोडीन सभी को पता है। इनमें से कौन सा पूछा है, कौन सा शामिल नहीं है? तो मलेरिया नहीं है, ठीक है। बाकी ए, बी और डी शामिल हैं, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या भी दिया है, मलेरिया संक्रामक रोग है, पोषण संबंधी समस्या नहीं है। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत की प्रमुख असंक्रामक बीमारियों में निम्नलिखित में कौन सी शामिल नहीं है? अब बताइए। हमने आपको ऊपर पढ़ाया था, पहले ही प्रश्न में बताया था कि कौन सा संक्रामक है, कौन सा असंक्रामक है। तो असंक्रामक बीमारी बीमारी में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? कौन सा है जो असंक्रामक बीमारी नहीं है? तो हमने आपको कैंसर बताया था, डायबिटीज बताया था, उच्च रक्तचाप बताया था, या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। असंक्रामक बीमारियों में निम्नलिखित में कौन सी शामिल है? अच्छा, कौन सा शामिल है पूछा है, ठीक है। मैंने मैंने भी गलत पढ़ लिया, यहाँ पे मैंने पढ़ा था क्या, कौन सा शामिल नहीं है। यहाँ पे पूछा कि कौन सा असंक्रामक बीमारी है, तो ये सभी असंक्रामक बीमारी है। मधुमेह भी है, कैंसर भी है, उच्च रक्तचाप भी है। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए बेसिक्स प्रश्न फिर हम बनाएंगे। अब जो भी प्रश्न आपके बनेंगे विभिन्न प्रकार की समिति जो हैं उनके बारे में देखेंगे। पहला बेसिक्स प्रश्न हम देखेंगे समिति के बारे में, ठीक है। पूछा है क्या, देखिए इंपॉर्टेंट है, यहीं से भी प्रश्न आपके बना, एनएचएम में बना था, ठीक है, एनएचएम में बना था, ठीक है, एनएचएम में बना था, और भी और भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न बना था। तो ये आप स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ से ध्यान से देखना होगा। सन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले तो ये ध्यान रखना है भोर समिति कब लागू हुई थी, 1946 में, ठीक है। 1946 की सिफारिशों में कौन सा शामिल नहीं है, मतलब भोर समिति में ऐसा कौन सा है जो शामिल नहीं किया गया था। अब आपको पढ़ना है, ठीक है, अब आपको पढ़ना है और इसका उत्तर बताना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का जाल फैलाना, जिला अस्पतालों की स्थापना करना, ठीक है, स्थापना करना, रोगनाशक एवं रोग निरोधक चिकित्सा पर जोर देना, या फिर स्वास्थ्य समितियों का गठन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी, जिला अस्पतालों की स्थापना करना, ये भोर समिति से संबंधित नहीं है, ठीक है, या फिर भोर समिति की सिफारिश में ये शामिल नहीं किया गया है कि जिला अस्पताल की स्थापना करना। बाकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जाल फैलाना ये भोर समिति में शामिल किया गया है। रोगनाशक एवं रोग निरोधक चिकित्सा पर जोर देना ये भी भोर समिति से संबंधित है, और स्वास्थ्य समितियों का गठन ये भी भोर समिति से संबंधित है। चलिए यहाँ पे व्याख्या पढ़ सकते हैं। जिला अस्पताल की स्थापना आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जिला अस्पताल की स्थापना ध्यान देना, जिला अस्पताल की स्थापना मुदलियार समिति में शामिल है जो 1962 में आई थी। मुदलियार समिति कब आई थी, 1962 में। इसकी अनुशंसा थी भोर समिति ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के जाल और रोग निरोधक चिकित्सा पर जोर दिया था। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या से हमने और भी प्रश्न बना लिए, ठीक है, जैसे मुदलियार, ठीक है। अब आ गया मुदलियार समिति 1962 में आई थी कि अनुशंसा में कौन सी सिफारिश शामिल है। अब बताइए कौन सी सिफारिश शामिल है। नर्सिंग कर्मियों की संख्या में वृद्धि, बेसिक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति, या फिर जिला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण, या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का गठन। अभी ऊपर हमने आपको पढ़ाया क्या, जिला अस्पतालों का, ठीक है, ऊपर वाले प्रश्न में आपको बताया, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, जिला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। मुदलियार समिति मुदलियार समिति ने जिला अस्पतालों के विकास और विशेषज्ञ सेवाओं को बढ़ाने पर जोर दिया था, ठीक है, मुदलियार भाई साहब ने। अब देखिए मुदलियार के बाद अब आ गए चड्ढा जी क्या बोलते हैं। चड्ढा जी 1963 में आए। इन्होंने बोला कि किस क्षेत्र में काम किया, चड्ढा समिति ने किस क्षेत्र में काम किया। अब चड्ढा जी ने किस क्षेत्र में काम किया, मलेरिया नियंत्रण में किया, फिर नर्सिंग सेवाओं का विस्तार इन्होंने किया, या फिर जिला अस्पतालों का विकास किया, या फिर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे मुखर्जी समिति। अब मुखर्जी भाई साहब आ गए, तो इन्होंने क्या बोला कि जो परिवार नियोजन है, ठीक है, परिवार नियोजन के जो कार्य हो रहे हैं ये किसके अधीन रखा जाए। इन्होंने बोला कि जो परिवार नियोजन का कार्य हो रहा है ये किसके अधीन रखा जाए। तो बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है आपको, इम्पोर्टेंट क्या है। मुखर्जी समिति किस सन में, 1965 में। इन्होंने बोला कि स्वास्थ्य सहायक जो हैं उनको बोल दिया जाए कि परिवार नियोजन के कार्य को संभालें, ठीक है। तो मुखर्जी समिति स्वास्थ्य सहायक के अधीन रखा गया है, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद करके रखेंगे, ठीक है। व्याख्या पढ़ सकते हैं। मुखर्जी समिति ने परिवार नियोजन कार्यों के स्वास्थ्य सहायक को सौंपने की सिफारिश की थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। अब जंगलवाला समिति आ गए भैया। जंगलवाला समिति 1967 में आई, ठीक है। इन्होंने बोला कि स्वास्थ्य सेवाओं में इन्होंने किस स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर दिया। जंगलवाला प्रश्न क्या है, जंगलवाला समिति 1967 ने स्वास्थ्य सेवाओं में किस पर जोर दिया। तो अभी आप सभी को पता है कि जो 92-12 वाले बहन लोग सिलेक्ट हुए हैं यूपी ट्रिपल में, इनका कहनाम क्या है, कोर्ट केस भी इन्होंने किया था, और हालांकि कोर्ट की तरफ से ऑफिशियल इनके पक्ष में लिया गया फैसला। तो अब देखिए सरकार कब लागू करती है। तो 2800 ग्रेड पे के लिए इन्होंने बोला था कि समान वेतन समान कार्य समान वेतन लागू होना चाहिए, ठीक है। जैसे CHO वालों को इतना सैलरी मिलता है वैसे हम लोगों को भी मिलना चाहिए समान वेतन समान कार्य के लिए। तो अभी तो जंगलवाला समिति ने इसी बात पे जोर दिया था कि समान कार्य और समान वेतन मिलना चाहिए। तो हालांकि ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए समान वेतन समान कार्य के लिए, तो समान कार्य समान वेतन के लिए। तो जंगलवाला समिति ने स्वास्थ्य सेवाओं को लिए समान वेतन और कार्य स्थितियों को सुदृढ़ करने की सिफारिश की थी। ओके, ध्यान देना है।
अब हम प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे। देखिए अब इनमें से हमको बताना है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये कभी कहीं न कहीं प्रश्न का लेवल हार्ड बना देता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो ये आसान प्रश्न नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा भी पढ़ने में मिस्टेक हुआ प्रश्न को तो उत्तर गलत हो जाता है। जैसे कि हम लोग ये देखिए करतार सिंह समिति है, ध्यान देना है, वार सिंह समिति लिखा है, आप इसको करतार सिंह समिति लिख देना, ठीक है, करतार सिंह समिति लिख लेना। ओके, चलिए तो यहाँ पे आपको बताना है कि करतार सिंह समिति 1973 की अनुशंसाओं में कौन सा शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है। तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है। जैसे कि हमने आपको बताया था जिला अस्पताल का सुदृढ़ीकरण, ठीक है, ये चीज़ हमने आपको बता के रखा है। ये किसका है, मुल्दियार भाई साहब का है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जिला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण, ठीक है, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। जिला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण मुदलियार समिति की सिफारिश थी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमको बनाना है क्या, श्रीवास्तव भाई साहब आते हैं, श्रीवास्तव 1975 में आते हैं समिति लेके। इनके अनुसार निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई, ठीक है। आपको बताना है कि श्रीवास्तव समिति 1975 ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इन्होंने बोला कि भैया जैसे कि कहीं पे भी पेशेंट आ रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है सही ढंग से, अगर बस में नहीं है, ठीक है, कंडीशन खराब होती चली जा रही है, तो उनको रेफर, मतलब इनका कहना था कि रेफर सेवाओं का विकास, इनके अनुसार रेफर सेवाएं का विकास हुआ है कि, और जहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध हैं वहाँ पे पेशेंट को रेफर कर दिया जाए। तो श्रीवास्तव समिति के अनुसार रेफर सेवाओं का विकास होता है। क्लियर, 1975 में श्रीवास्तव समिति आई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्याख्या, श्रीवास्तव समिति ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला चिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों के बीच रेफरल सेवाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। क्लियर, तो आपके भर्ती परीक्षा में कैसे भी करके प्रश्न आए, हम पहले थियरी पढ़ चुके हैं, अब एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बने या न बने, लेकिन ये तो बनना तय है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 का उद्देश्य क्या है, आपको क्या ध्यान में रखना। डायरेक्ट प्रश्न बना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस सन में आई थी, किस सन में लागू हुआ था, ऐसे प्रश्न डायरेक्ट बना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है सन 1983 में, और इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताना है आपको, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका उद्देश्य क्या है, सन 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य, सन 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्या सही, हाँ ए ही सही होगा। चलिए हम आगे देखते हैं, हाँ ए ही सही है, 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य, ठीक है, एक करेक्ट हो जाएगा। इस नीति का लक्ष्य 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था। ओके, चलिए चड्ढा समिति, चड्ढा भाई साहब आते हैं 1963 में, आपको पता ही है। तो इनके अनुसार बताना है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा है, चड्ढा समिति 1963 की सिफारिश में से कौन सी नहीं थी, कौन सी सिफारिश नहीं थी, बताना है। ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, ध्यान देना है कौन सा नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हमने आपको बता ही दिया था, मुल्दियार समिति के अनुसार जिला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण किया गया था। तो ये सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये सभी हैं। चड्ढा समिति के अनुसार मलेरिया, देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, चड्ढा समिति 1963 की सिफारिश के अनुसार ये मलेरिया कार्यक्रम परिवार नियोजन को अलग करना था, ठीक है। और बी वाला, प्रत्येक 10,000 की जनसंख्या पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति होनी चाहिए, ये भी है। और डी वाला भी है, घरेलू स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाना। ये सारे हैं, बाकी डी वाला भी है, बी वाला भी है, ए वाला है, लेकिन सी वाला जिला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण ये हमारा मुल्दियार समिति भाई साहब ने बोला था, ठीक है। यहाँ पे आप व्याख्या देख सकते हैं, जिला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण मुदलियार, ठीक है, मुदलियार समिति की सिफारिश थी। ओके, मुदलियार भाई साहब, आप सबका नाम दे दीजिए तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए भोर समिति 1946 में आई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भोर समिति कब आई, 1946 में आई। देखिए 46 में भोर, अक्सर आपने क्या, कैसे याद करेंगे आप क्या, जब रात को 4 या 6 बजे के बीच उठते हैं तो आप क्या बोलते हैं, भोर में उठ गए हैं हम। तो ऐसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे कि रात को 4 से 6 बजे जब हम उठते हैं तो बोलते हैं कि भोर हो गया, या 4 या 6 बजे के बीच में उठते हैं, घड़ी को देखते हैं तो क्या बोलते हैं ना भैया कि भोर हो गया है, अब नींद नहीं लेना है, अब पढ़ाई करना है। तो भोर समिति याद रहेगा, 4 से 6 मतलब 1946, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो भोर समिति 1946 ने स्वास्थ्य सेवाओं को कितने भागों में विभाजित किया है, बहुत ही आसान प्रश्न है। 2 भागों में विभाजित
विभाजित किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा भाग है उसको भी हम देखेंगे। भोर समिति ने स्वास्थ्य सेवाओं को अल्पकालीन और दीर्घकालीन कार्यक्रमों में विभाजित किया था। ठीक है, चलिए अब इनमें से हमको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 का लक्ष्य क्या था, बताना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 का लक्ष्य क्या था? सबके लिए स्वास्थ्य, या फिर बी वाला विशेषज्ञ सेवाओं का विकास, या फिर नर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति, या फिर डी स्वास्थ्य कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण। ये आपने ऑप्शन देख लिया। हाँ, यहाँ पे आपने देख लिया। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है कौन सा सही है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि 1 और 4 सही है। ठीक है, 1 और 4 सही है, 2 और 3 सही है, 1, 2, 4 सही है, या फिर सभी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार और देख लीजिए, प्रश्न देख लीजिए, ABCD देख लीजिए, उसके बाद ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4 सही है। कौन कौन सा सही है भैया? 1, 2 और 4 सही है, मतलब A, B और D सही है। कौन कौन सा सही है? A, B और D सही है। सबके लिए स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार सबके लिए स्वास्थ्य है। ठीक है, विशेषज्ञ सेवाओं का विकास है, और डी स्वास्थ्य कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण है, लेकिन नर्स कर्मियों की नियुक्ति नहीं है। ठीक है, चलिए हम देखेंगे व्याख्या। 2002 की नीति का उद्देश्य सबके लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण था। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी वार सिंह समिति लिखा है, तो करतार सिंह समिति आप देख देंगे। करतार सिंह समिति इसको समझ लेंगे। ठीक है, करतार सिंह समिति की सिफारिश है, बताना है कौन सी सिफारिश है। ऑप्शन है आपके पास, प्रत्येक उपकेंद्र पर पुरुष महिला कार्यकर्ता रखना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की 1 लाख की जनसंख्या तक सीमित रखना। ठीक है, कौन सा ए वाला सही है, बी वाला सही है, या फिर दोनों सही है, या दोनों गलत है। तो ऑप्शन है आपके पास, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर केवल 1 सही है। प्रत्येक उपकेंद्र पर पुरुष और महिला कार्यकर्ता रखना। ठीक है, किसके अनुसार? करतार सिंह समिति के अनुसार। ओके, देखिए यहाँ पे व्याख्या लिखा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 50,000 की जनसंख्या तक सीमित करने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, करतार सिंह। अब देखिए, अब ट्रू और फॉल्स हमको बताना है। जंगलवाला समिति ने निजी फैक्ट्रियों को मंजूरी दी, सही या गलत? तो भैया नहीं, इन्होंने नहीं दी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये गलत होगा। क्यों? जंगलवाला समिति ने निजी फैक्ट्रियों की मनाही की सिफारिश की थी। ठीक है, किसकी सिफारिश की थी? मनाही की सिफारिश की थी। ओके, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब बताना है क्या? मुदलियार समिति ने जिला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण किया। हाँ, बिल्कुल किया, हमने आपको पढ़ा भी चुका है। ठीक है, आप पढ़ भी चुके हैं, सही है ये। ठीक है, मुदलियार समिति ने जिला अस्पतालों को मजबूत करने पर जोर दिया था। चलिए नेक्स्ट हम बताएंगे, मुखर्जी समिति ने परिवार नियोजन को मलेरिया कार्यक्रम से जोड़ा। क्या ये सही है या फिर गलत है? जी हाँ, गलत है ये, बिल्कुल। मुखर्जी समिति ने मलेरिया और परिवार नियोजन कार्यक्रमों को अलग करने की सिफारिश की थी, ना कि जोड़ने की। ठीक है, विपरीत बोल दिया है, इसलिए ये गलत है। चलिए नेक्स्ट बताना है, किस समिति ने समान कार्य के लिए समान वेतन की सिफारिश की? तो भैया कौन किए थे, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो जंगलवाला भाई साहब बहुत ही अच्छे इंसान थे, जिन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों के आर्थिक स्थिति को देखा और बोला कि भैया 8 घंटे ये भी ड्यूटी करते हैं, वो भी करते हैं, तो समान कार्य समान वेतन होना चाहिए। तो जंगलवाला समिति करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या भी लिखा है, जंगलवाला समिति ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए समान वेतन की सिफारिश की। ओके, इंटरेस्टेड कब होगा? जब आप कहानी के अनुसार पढ़ेंगे तब इंटरेस्टेड होगा। अब देखिए, भोर समिति हम आपको बोले थे, सन आपको याद रखना है 4 से 6, जब रात को 4 से 6 बजे उठते हैं तो क्या बोलते हैं? भोर समिति, मतलब भोर हो गई है। ठीक है, अब नहीं सोना है, भोर हो चुका है। तो भोर समिति ने 1946 द्वारा सुझाए गए अल्पकालीन कार्यक्रमों में कौन सा शामिल नहीं है? इन्होंने 2 दिया था, एक अल्पकालीन एक दीर्घकालीन। तो अल्पकालीन कार्यक्रम में कौन सा शामिल नहीं है, ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिला अस्पतालों का विकास, ये मुदलियार समिति ने बोला था। बाकी ये सारे चीजें हैं। ठीक है, अल्पकालीन कार्यक्रम में आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, 40,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य नीतियों का गठन, ये सारे हैं। लेकिन जिला अस्पताल ये मुदलियार समिति के अनुसार चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे आप व्याख्या पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा है मुदलियार समिति ने 1962 में। अच्छा, मुदलियार लिखा है, मुदलियार। ठीक है, मुदलियार 1962 में, ये ध्यान में रखना है आपको। जैसे कि इसको कैसे आप याद करेंगे? इसको ऐसे याद करेंगे जैसे आप बोलते हैं मिलो यार। ठीक है, मुदलियार कैसे याद करेंगे? इसमें एक पढ़िए, मिलो यार, मिलो यार।
तो बोलते हैं मिलो यार मेरे पास, तो आप क्या बोलते हो, मेरे पास टाइम नहीं है। बोलते हैं क्या करते हो यार, तो आप बोलते हो यार सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक ड्यूटी रहती है, तो हम नहीं मिल पाएंगे। तो बोलते हैं ठीक है मत मिलो यार, उसके बाद मिलो। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मिलो यार कब, 6 से 2 के बीच में नहीं मिलना है, बाद के बीच में मिलना है 6 से 2। सुबह के 6 बजे से लेकर 2 बजे तक ड्यूटी रहती है, तो हम नहीं मिल पाएंगे, मिलो यार। तो आपको ये याद रहेगा। भोर समिति कैसे याद करेंगे कि 4 से 6 बजे हम जब उठते हैं तो भोर हो जाता है, ये चीज़ आपको याद रहेगा। क्लियर, बिल्कुल आसान भाषा में आप याद कर लेंगे। मैं सारे के सारे सन आपको याद करवा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही तो हमारा काम ही है, याद करवाना। ठीक है, मुदलियार समिति 1962 ने निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित किया था, नेक्स्ट प्रश्न है, तो आपको बताना है। तो भैया किस पे ध्यान केंद्रित किया, अभी ऊपर आपने पढ़ चुका है, क्या, विशेषज्ञ सेवाओं को मजबूत बनाना। इनके अनुसार जो भी विशेषज्ञ सेवाएं हैं, ठीक है, इसको मजबूत बनाना मुदलियार समूह। अब देखिए जब मिलने जाते हो तो क्या रिश्ता मजबूत बनाने ही जाते हो ना। अब नहीं मिलोगे, अपने यार दोस्त से नहीं मिलोगे, मुदलियार, यार यार कहाँ से आया, इनके नाम से आया मुदलियार। और ये बोलते हैं कि मिलो, आपके यार बोलते हैं मिलो यार बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई, मिलो यार। तो आप बोलते हो यार कैसे मिलने, 6 से 2 बजे तक तो ड्यूटी रहती है, और 2 बजे के बाद रूम पे आना, खाना पीना, नहाना धोना। तो आपके दोस्त क्या बोलते हैं, फिर रिश्ता कैसे मजबूत होगा जब आप मुलाकात नहीं कर पाएंगे। तो विशेषज्ञ सेवाओं को, या फिर हमारे बीच जो सेवाएं हो रही हैं विशेषज्ञ, इसको मजबूत बनाने के लिए मुदलियार समिति 1962 में आया था। ओके, विशेषज्ञ सेवाओं को मजबूत बनाना। ठीक है, मुदलियार समिति ने जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ सेवाओं को विकास पर जोर दिया था। मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि रटाने की। ठीक है, चलिए, मुखर्जी समिति 1965 की किस सिफारिश में त्रुटि है, आपको ये बताना है। देखिए कभी कभी आपने बात करते हुए देखा होगा, अपने यूपी में तो चलता है, ज़्यादा बोलते हैं, हमारे इलाहाबाद में तो बहुत चलता है। क्या बोलते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा नोटिफिकेशन आ रहा है, क्या बोलते हैं यार, 3-5 मत करो। ठीक है, डायरेक्टली बोलो 3-5 मत करो, चलोगे कि नहीं। तो मुखर जाते हैं, यहाँ पे देखिए अपनी बातों से मुखर जाते हैं, तब 3-5 बात करते हैं। 3-5 मतलब 3 मतलब 6 का आधा कर दो आप। ठीक है, 6-5 6-5 6-5, 3-5 जैसे आप बोलते हो उसे 6-5 आप याद रखो कि अपनी बातों से मुखर जाना। 3-5 करने लगते हैं, 3-5 से याद आएगा कि नहीं 3-5 सर ने नहीं बताया था, 6-5 बताया था। ठीक है, तो 1965 आपको याद रहेगा। ठीक है, 19 तो हर एक में दिया है, 1965 1946 1962 ऐसे करके दिया है। तो आपको 19 तो याद नहीं करना है, सब में 1965 ही आएगा। लेकिन मुखर जाना, बातों से मुखर जाना, जब बातों से मुखर जाता है तो इंसान 3-5 की तरह बतियाने लगता है। 3-5 से याद आएगा कि सर ने बोला था 3-5 नहीं 6-5 सही होता है। 6-5 है लेकिन ये 3-5 बता रहा है हमको, क्यों, क्योंकि ये अपनी बातों से मुखर जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा, कैसे याद रहेगा कि एक्चुअल में जो चीज़ें हैं 6-5 हैं, लेकिन ये हमको 3-5 बता रहा है। 3-5 बता रहा है तो ये अपने बातों से मुखर रहा है। देखिए 6-5 लिखा है ना 1965 में, लेकिन हमको 3-5 बता रहा है, 3-5 है, नहीं 6-5 है। ठीक है, सर ने बोला 6-5 है, 3-5 क्यों बता रहे हो भैया, 3-5 बता रहे हो मतलब अपनी बातों से मुखर रहे हो। मुखर्जी समिति 1965 में आपको याद रहेगा, सन तो याद हो गया। अब सर ने बोला है कि कौन सी त्रुटि है। ठीक है, कौन किस सिफारिश में त्रुटि है, आपको ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी उपकेंद्रों को जिला अस्पताल से जोड़ना, ये नहीं होगा। सभी उपकेंद्रों को जिला अस्पताल से अलग करना होता है, जोड़ना नहीं। आपको यहाँ पे व्याख्या भी दिया है, आप पढ़ सकते हो। मुखर्जी समिति ने उपकेंद्रों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया, न कि उपकेंद्रों को सीधे जिला अस्पताल से जोड़ने की सिफारिश की व्याख्या भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए 3-4 समिति तो मैं आपको याद करवा दिया ट्रिक से। ठीक है, चलिए अब श्रीवास्तव समिति, इसको भी हम ट्रिक से ही याद करेंगे। श्रीवास्तव समिति 1975 ने किस प्रकार के कार्यकर्ताओं को नियुक्ति की सिफारिश की, इन्होंने वो पूछा है। आप प्रश्न देखिए, पूछा है क्या, श्रीवास्तव समिति 1975 ने किस प्रकार के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की सिफारिश की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। याद कैसे करेंगे, श्रीवास्तव समिति, श्रीवास्तव, वास्तव में यार हमारी देखिए वहाँ पे हमने ड्यूटी याद किया था, ड्यूटी की हम बहुत व्यस्त रहेंगे, मिल नहीं पाएंगे। आपके यार थे, बोलते हैं कि मिलो यार, तो आपने बोला कि नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ड्यूटी हमारी 6 से 2 है,
वास्तव में हमारी ड्यूटी, अब देखिए वास्तव में जबकि ड्यूटी होनी चाहिए कब, 7 से 5, ठीक है 7 से 5 होनी चाहिए, लेकिन ड्यूटी हमारी लगा दी गई है 6 से 2 के बीच में, इसलिए यार हम नहीं मिल पाएंगे। 6 से 2 आपको याद होगा कि मुदलियार, और लेकिन वास्तव में जो ड्यूटी थी आपकी 75, ठीक है 75, सुबह 7 से 5, शाम के 5 बजे तक। तो आपको ये चीज़ याद रहेगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना है। श्रीवास्तव समिति 1975 में आई हुई थी। ओके, व्याख्या लिखा है, श्रीवास्तव समिति ने समुदाय में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के समूह तैयार करने और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य सहायक नियुक्त करने की सिफारिश की थी। ओके, चलिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको तो याद करने की जरूरत है नहीं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 ये तो याद ही रहेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, सभी के लिए स्वास्थ्य का स्वीकार मानक प्राप्त करना, ठीक है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 का उद्देश्य सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और स्वास्थ्य का स्वीकार स्तर प्राप्त करना। ओके, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का खर्च कितना बढ़ाने की सिफारिश की गई, इसका करेक्ट आंसर 2 से 3% हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी प्रश्न बनाते हैं, बहुत प्रश्न है, इतना प्रश्न है कि आप बोलेंगे कि नहीं सर बहुत प्रश्न हो गया। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नोडल एजेंसी कौन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय वेक्टर, ठीक है, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय, ठीक है। व्याख्या पढ़ लीजिए, यह निदेशालय मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू और जापानी इंसेफ्लाइटिस रोगों जैसे नियंत्रण की जिम्मेदारी संभालता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलेंगे, बहुत ही आसानी से बना लेंगे इसको भी। पूछा है राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया है, इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण भी है, 1953 में, ठीक है 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, 1953 में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बनाना है कि सक्रिय निगरानी में स्वास्थ्य कार्यकर्ता को क्या करते हैं, सक्रिय निगरानी में स्वास्थ्य कार्यकर्ता क्या करते हैं। अब इसका उत्तर बताइए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घर घर जाकर क्या करते हैं, एक सेकेंड, घर घर जाकर क्या करते हैं भैया, घर घर जाकर बुखार के रोगियों को रक्त पट्टिका बनाते हैं। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सक्रिय निगरानी में मलेरिया कार्यकर्ता घर घर जाकर बुखार के रोगियों की जांच और उपचार करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट बनाना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पूछा है राष्ट्रीय एंटी मलेरिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1999 में। 1999 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के स्थान पर राष्ट्रीय एंटी मलेरिया कार्यक्रम शुरू किया गया। ओके, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट बनाना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पूछ रहा है क्या, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं किसने निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। पूछा है क्या, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं किसे निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, केवल अमीर व्यक्तियों को या फिर गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को, केवल शहरी क्षेत्रों के निवासियों को या फिर सरकारी कर्मचारियों को। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, मैंने आपको बता रखा था, केवल है तो काट दीजिए, केवल है तो काट दीजिए, सभी कर्मचारी हैं तो काट दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे, मलेरिया के जनपदीय रोग विज्ञान में कौन सी निगरानी शामिल है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है, मलेरिया के जनपदीय रोग विज्ञान में कौन सी निगरानी शामिल है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए सक्रिय और निष्क्रिय, ठीक है, निगरानी, सक्रिय और निष्क्रिय निगरानी मलेरिया के जनपदीय रोग विज्ञान में शामिल है। ओके, दोनों सक्रिय और निष्क्रिय, मलेरिया निगरानी में दोनों प्रकार शामिल हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। चलिए प्रश्न नंबर 9 बनाएंगे हम, नेक्स्ट है 9 क्या, कोई सीरियल नहीं है प्रश्न का, तो नेक्स्ट आप करते जाइए, ठीक है। देखिए चलिए डीटी छिड़काव किन क्षेत्रों में किया जाता है, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा क्या भैया, ऑप्शन नंबर ए, जहां वार्षिक परजीवी सूचांक 2 या उससे अधिक हो। उच्च वार्षिक परजीवी सूचांक वाले क्षेत्र में डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। ओके, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट बनाना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कौन सा कार्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं किया जाता है, बताइए।
पूछा है क्या, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कौन सा कार्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं किया जाता है, तो नहीं किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया वैक्सीन प्रदान करना, ये नहीं, बाकी ये कार्य है। ठीक है, मलेरिया रोगियों की रक्त वाटिका बनाना, रक्त परीक्षण करना और मलेरिया का उपचार करना। ठीक है, लेकिन मलेरिया वैक्सीन प्रदान करना ये नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत ये नहीं किया जाता है। मलेरिया के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1958 में। ठीक है, 1958 में मलेरिया नियंत्रण नीति के राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित किया गया। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट बनाना है कि प्रश्न नंबर नेक्स्ट पूछा है कि मलेरिया नियंत्रण में लार्वारोधी उपायों में कौन सा शामिल नहीं है। ध्यान देना है, कौन सा शामिल नहीं है पूछा है। तो लार्वा भोजी मछलियों का उपयोग है। ठीक है, विष संक्रमित मच्छरदानियों का प्रयोग है, जल स्रोतों की सफाई है, लेकिन मलेरिया वैक्सीन का प्रयोग नहीं है। ऊपर हमने देख लिया, क्योंकि मलेरिया की अभी वैक्सीन नहीं है। मलेरिया वैक्सीन मलेरिया नियंत्रण के लिए उपयोग में नहीं है। क्लियर, व्याख्या भी दिया है। चलिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट बनाना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है, मलेरिया निगरानी के निष्क्रिय तरीके में कौन सा शामिल है? निष्क्रिय तरीके में, हम सक्रिय नहीं यहाँ पूछ रहे हैं, हम निष्क्रिय तरीका। तो घर घर जाकर सर्वेक्षण करना, ये तो सक्रिय है भैया। और स्वास्थ्य संस्थानों में जो रोगियों की जांच, ये निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, यही करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोक्विन का वितरण, ये भी घर घर जाके ही वितरण कर रहे हो ना, तो ये भी एक्टिविटी ही कर रहे हो, काम ही कर रहे हो, तो ये सक्रिय हुआ। रक्त का नमूना लेना और छोड़ना, ये भी घर घर जाकर भैया नमूना लेते हो, तो ये भी एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। निष्क्रिय जो नहीं है, स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में जो रोगियों की जाँच, निष्क्रिय निगरानी में स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा रोगियों की पहचान की जाती है। क्लियर, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न बनाना है, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इतना भैया 2000 की फी दे लोगे आप, तब भी ये इतना सारा चीज़ नहीं बताया जाएगा। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अब बताइए, जो मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया के मामलों को नियंत्रित करना और मृत्यु दर को 0 तक लाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मलेरिया, यहाँ पे व्याख्या लिखा है, कार्यक्रम का उद्देश्य मलेरिया के प्रसार और मृत्यु दर को नियंत्रित करना। चलिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट बनाना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट बोला जा रहा है कि कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। पूछा है कि कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय वेक्टर जनित नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी, कैंसर नियंत्रण। ठीक है, नहीं आता है, नाम से ही पता चल रहा है। कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। चलिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट बनाना है कि राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में जो डीडीटी छिड़काव किया जाता है, वो कितनी बार किया जाता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर 2 बार। ठीक है, जहां वार्षिक परजीवी सूचांक 2 या उससे अधिक होता है, वहां साल में 2 बार डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। चलिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट बनाना है, मलेरिया नियंत्रण में किसकी भूमिका नहीं है? अब बताइए, भूमिका नहीं है, ध्यान देना है, भूमिका नहीं है। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य शिक्षा है क्या? ठीक है, मच्छरदानी का उपयोग है क्या? ठीक है, टीकाकरण है क्या? ठीक है, जल मल निकास का उचित व्यवस्था, तो ये सारे तीनों हैं, लेकिन टीकाकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मलेरिया नियंत्रण में टीकाकरण की कोई भूमिका नहीं है। ओके, बाकी वो सारे भूमिकाएं जो हमने आपको बताया ऊपर। चलिए, मलेरिया रोगियों में असमान वृद्धि होने पर क्या किया जाता है? अब ये प्रश्न भी बनाना है, असमान वृद्धि होने पर क्या किया जाएगा? तो भैया महामारी नियंत्रण उपाय लागू किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मलेरिया रोगियों में असमान वृद्धि होने पर महामारी नियंत्रण उपाय लागू किए जाते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम बनाएंगे, मलेरिया नियंत्रण के लिए उपयोगी उपायों में कौन सा शामिल है? तो आज इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मच्छरदानियों का प्रयोग। ठीक है, आसान प्रश्न है ये भी, हम बोले हैं शून्य से शिखर। ठीक है, तो वही चीज है। राष्ट्रीय फलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1955 में। ठीक है, राष्ट्रीय फलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1955 में भारत सरकार द्वारा की गई। अच्छा, फाइलेरिया आप याद कैसे करोगे? आप देखिए, फाइलेरिया मतलब 2 बार फाइव आ रहा है, तो इसीलिए फाई।
अरे भैया फाइव मतलब फाइव फाइव, ठीक है, 2 बार फाइव फाइव आ गया, 1955 याद रहेगा। फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, फाइव फाइव सर ने बताया है कि फाइव फाइव फाइलेरिया, फाइव मतलब फाइलेरिया, फाइव फाइव आया है ना 2 बार फाइव, तो 1955 में, ठीक है। राष्ट्रीय फलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1955 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमको बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रीय फलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। अब बताइए, हमने सन याद किया, अब उद्देश्य भी देख लेते हैं क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइक्रोफाइलेरिया वाहकों का उपचार करना, ठीक है। कार्यक्रम का उद्देश्य नैदानिक रोगियों और माइक्रोफाइलेरिया वाहकों को के साथ उपचार देना, ठीक है, टीईसी के साथ उपचार देना है। चलिए 1977 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने कौन सा प्रस्ताव पारित किया था। अब देखिए 1977 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने कौन सा प्रस्ताव पारित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन, ठीक है। 1977 नहीं 97 है, देखिए हम भी यहाँ पे जल्दबाजी में गलत पढ़े। 1997 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने कौन सा प्रस्ताव पारित किया था, तो भैया लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1997 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए प्रस्ताव पारित किया था, जिसे भारत ने भी हस्ताक्षरित किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनाएंगे, फाइलेरिया उन्मूलन हेतु कौन सा औषधि वितरण उपाय अपनाया गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सामूहिक औषधि प्रशासन, मास ड्रग एडमिनिस्टर, जिसको आप शॉर्टकट में एमडीए बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कालाजार उन्मूलन हेतु मुख्य औषधि कौन सी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिल्टेफोसिन, ठीक है, मिल्टेफोसिन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलेंगे। कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम में वेक्टर नियंत्रण किसके लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम, आप व्याख्या पढ़ते जाना फिर वीडियो को पॉज करके, ठीक है। जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए उपयोग किए जाने वाले टीके का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यसे 14-14-2, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, जापानी इंसेफ्लाइटिस मुख्यतः किससे फैलता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी संक्रमित सूअरों के माध्यम से, ठीक है। चलिए डेंगू का मुख्य वेक्टर कौन है, बहुत ही आसान प्रश्न है, एडिस एजिप्टी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलेंगे, डेंगू नियंत्रण में प्राथमिक उपाय क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करना डेंगू का प्रमुख उपचार है, ठीक है, मुख्य उपचार है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आयोडीन की कमी होने वाले रोगों का सर्वेक्षण और नियंत्रण करना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे, आयोडीन युक्त नमक की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया है, तो क्या किया गया है भैया, गुणवत्ता जांच किट का विकास, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट चलेंगे, राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉट्स, देखिए डॉट्स के माध्यम से 85% रोग मुक्ति। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे, डॉट प्लस किसके लिए लागू किया जाता है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है, एमडीआर टीबी के लिए, ठीक है, टीबी रोगियों के प्रबंधन के लिए, एमडीआर टीबी रोगी प्रबंधन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1976 में, ठीक है, 1976 में राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। देखिए क्या रहता है, आपने देखा होगा जो, ठीक है, अंधता मतलब जैसे ही शाम को 7 से 6 बजता है कि अंधता छा जाता है, जैसे कि रतौंधी वाले लोगों को कम भी दिखता है ना, तो सुबह शाम ऐसे ही आप याद कर सकते हो, ठीक है, अंधता नियंत्रण शाम को 7 बजे से 6 बजे, 6 से 7 बजे के बीच अंधता छा जाता है, अंधेरा छा जाता है, तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। स्कूल नेत्र जांच कार्यक्रम के अंतर्गत कौन जिम्मेदार होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रशिक्षित अध्यापक। ठीक है, ये हमने आपको थियरी में भी बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग सुनिश्चित करना। आसान प्रश्न है, नाम से ही पता चल रहा है आयोडीन। ठीक है, चलिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य उद्देश्य आयोडीन की कमी के कारण होने वाले विकारों को रोकने के लिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम में स्कूल नेत्र जांच कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिदोष वाले बच्चों की पहचान और उपचार करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। डॉट्स प्लस कार्यक्रम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, ऊपर हमने पढ़ लिया है। एमडीआर टीबी, ठीक है, रोगियों के लिए। इसका करेक्ट हो जाएगा बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1955 में, ये भी हम कर ही चुके हैं, ये भी हम कर लेंगे। कुष्ठ उन्मूलन अभियान को गति देने के लिए, ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं 2002 से 2003, और ये भी करेंगे। शहरी कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2005 में किया गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। संशोधित राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो 2005 तक उन्मूलन। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या? ठीक है, कुष्ठ रोग नियंत्रण में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सहयोग शामिल नहीं है? तो कौन कौन सा नहीं है भैया? देखिए यूनेस्को नहीं है, बाकी ये सभी हैं। WHO भी है, कुष्ठ मिशन, लेप्रा इंडिया है, जर्मन कुष्ठ राहत संघ है, लेकिन यूनेस्को नहीं है। चलिए राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है, हमको बताना है राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975 में। ठीक है, अब देखिए कैंसर रोगियों के लिए ध्यान देना है। कैंसर रोगियों के लिए कैंसर एटलस किस संस्था ने तैयार किया था? तो ICMR ने तैयार किया था। इसका करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस बहुत ही आसान है, 7 नवंबर को। ठीक है, ये आप बना ही लेंगे। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कितने क्षेत्रीय कैंसर केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो अभी तक 25। ठीक है, अभी करंट का डेटा कुछ और होगा, लेकिन ये आपकी बुक में जो दिया है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, धूम्रपान सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंध किस वर्ष से लागू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर 2008 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एड्स के बारे में हम देख लेंगे। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, 1987 में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1987 में। चलिए HIV संक्रमित महिलाओं और बच्चों के लिए कौन सा उपचार प्रदान किया जाता है? तो भैया क्या किया जाता है? एंटीरेट्रोवायरल उपचार किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंटीरेट्रोवायरल उपचार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत विद्यालय एड्स शिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो बहुत ही आसान है, एड्स जागरूकता फैलाना। ठीक है, HIV निगरानी में क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है भैया? ऑप्शन नंबर सी, कैंसर निगरानी नहीं शामिल है, बाकी सभी चीज़ें हैं। चलिए कुछ भर्ती परीक्षा के प्रीवियस ईयर पेपर थे जो आपके इस टॉपिक से पूछे गए हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? तो ये आपके सामने एक प्रश्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है क्या कि बहुउद्देशीय स्वास्थ्यकर्मी की अवधारणा को प्रस्तावित करने वाली समिति कौन है? ऊपर आपने पढ़ लिया है, ये MPNM में पूछा है। किसमें? MPNM में 2017 में पूछा था, 16 अप्रैल को 2017 में शिफ्ट नंबर 2 में ये प्रश्न आया है कि बहुउद्देशीय स्वास्थ्यकर्मी की अवधारणा को प्रस्तावित करने वाली समिति कौन सी है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आपने ऊपर पढ़ा होगा तो इसका आंसर बता लेंगे। अब आप बता लेंगे तो सोच लीजिए कि आपने MPNM का पेपर क्वालिफाई कर लिया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? हमने आपको ऊपर बताया। अरे करतार सिंह समिति होगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, करतार सिंह समिति। ठीक है, करतार सिंह समिति। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, 1973 में करतार सिंह समिति ने बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य सेवाओं की सुदृढ़ करना और विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका राजस्थान एनएचएम 2016 में पूछा था। ये जो प्रश्न ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान NHM में पूछा है, एनएम में। तो
पूछा क्या है, भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब बताइए, बेसिक्स ही प्रश्न है, आपको बताना है। अब पोलियो की खुराक नहीं पिलाई जाती है, यदि आप चाहें तो पोलियो की खुराक दे सकते हैं। पोलियो खुराक अभी भी पहले की तरह दी जाती है। कितना आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शंस कितना इजी बताया है। अब पोलियो खुराक नहीं पिलाई जाती है, ऐसा है क्या? अभी हाल ही में तो पोलियो घर घर जाकर सबने पिलाया, तो बंद तो नहीं हुआ है। यदि आप चाहें तो पोलियो खुराक दे सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। यदि पोलियो, सी वाला देखिए, पोलियो खुराक अभी भी पहले की तरह दी जाती है, यही तो करेक्ट है। कितना आसान प्रश्न है, ये राजस्थान एनएचएम में आया है। चलिए, प्रश्न इसका व्याख्या आप देख सकते हो, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पूछा है क्या, ये राजस्थान एचएम में, ये भी एनएम में ही पूछा है 2016 के फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट में। निम्न से कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है, आप बताइए कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है। कितना आसान प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुलक्ष्मी योजना। हमने कभी देखा क्या? हमने अभी इतना पूरा पढ़ डाले टॉपिक, सुलक्ष्मी योजना कहीं मिला क्या? नहीं मिला। बाकी एड्स नियंत्रण मिला, क्षय नियंत्रण मिला, ठीक है, आरसीएस कार्यक्रम मिला। तो कितना आसान प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आता है, ठीक है। सुलक्ष्मी योजना इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्न से कौन सी एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नहीं है। अब आइए, और भी आसान प्रश्न उससे भी, इसमें क्या पूछा है, निम्न से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नहीं है। हमने तो आपको सन भी रटवा दिया है कि कौन से सन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ पे इन्होंने पहला प्रश्न दिया कि भारतीय बाल कल्याण परिषद, खाद्य कृषि संगठन, रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनिसेफ। तो कौन सा नहीं है पूछा है, क्या कौन सा नहीं है? तो भारतीय बाल कल्याण परिषद नहीं है, बाकी ये सभी एजेंसियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां। यूनिसेफ के बारे में तो पता ही है ना, आगे हम पढ़ेंगे। रेड क्रॉस के बारे में भी पता है, और ये भी पता है, एफओ, ठीक है, एफओ ही जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इसका करेक्ट आंसर भारतीय, नाम ही से पता चल रहा है यार, यहीं पे आप देख सकते हो भारतीय, तो ये भारत का है, ठीक है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। इस चीज़ को अंतर्राष्ट्रीय जो सभी के लिए वो चीज़ होता है। चलिए, कितना आसान, मतलब कि प्रश्न में ही उत्तर दे दिया है इन्होंने, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति प्राथमिक लक्ष्य क्या है, आप बताइए। हमने आपको बताया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लागू हुई थी, क्या हुआ था, क्या नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि प्राथमिक लक्ष्य क्या है। केरला में पूछा है, ठीक है, किसमें, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का पेपर हुआ था, केरला पीएससी के माध्यम से करवाया गया था, जूनियर पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ग्रेड सेकंड, और ये 2022 लेटेस्ट, अभी 2022 का ही है। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के प्राथमिक लक्ष्य। विकल्प आपके पास है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 2000 ईस्वी तक सभी के लिए स्वास्थ्य, या फिर प्राप्त करना, या फिर 2000 ईस्वी तक शुद्ध प्रजनन प्राप्त करना, ठीक है, या फिर उपरोक्त ए और बी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर हमने आपको बताया कि भैया 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य। हमने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, मैं अलग से प्रश्न नहीं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि मेरा पढ़ाया फंसा है कि नहीं फंसा है। मैंने कोई बनाया नहीं है कि भैया ये प्रश्न आया तो ये लिख दो। जितने सारे टॉपिक थे बेसिक से लेकर हार्ड तक मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, बेसिक से लेकर हार्ड तक पढ़ा दिया। कैसे भी प्रश्न आए, कैसे भी करके आए, आप बना लोगे। ये चीज़ मैंने एक प्रश्न नहीं, दो तीन तीन प्रश्न करवाया है, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार। तो यहाँ पे बना है क्या, दोनों कार्य है कि नहीं, प्रजनन दर प्राप्त करना, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही है उत्तर से, ठीक है, केरला में पूछा है ये। तो ये आपका अभी कंप्लीट होता है पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे होम विजिट, ठीक है, होम विजिट, बैग टेक्निक और आशा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। क्या पढ़ेंगे, गृह दौरा, ठीक है, गृह दौरा, ठीक है, गृह दौरा, ठीक है, होम विजिट, गृह दौरा, ठीक है, गृह दौरा, नेक्स्ट पार्ट में गृह दौरा, बैग टेक्निक, ठीक है, बैग टेक्निक पढ़ेंगे, बैग टेक्निक से भी प्रश्न आते हैं, और आशा, आशा के कार्य दायित्व, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। हालांकि एक अलग से ही है, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य एवं दायित्व, वो अलग से टॉपिक है, लेकिन हम उसको भी पढ़ लेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए भैया, आप कमेंट में जो ग्रुप दिया जाएगा उस ग्रुप पे जाइएगा, मेरा नंबर निकालिएगा कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। आपको थियरी वाली पीडीएफ और ये एमसीक्यू वाली पीडीएफ, या फिर आगामी दिनों में जितनी भी क्लास होंगी सब कुछ पीडीएफ आपको मात्र 200 रुपये में मिल जाएगा। और एक बार नहीं, दो बार आपको कोर्स, दो तीन बार कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। थियरी, एमसीक्यू, वन लाइनर सब कुछ करवा देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। आपके एग्जाम आते आते तैयारी बेहतर बना देंगे। जिद है सिलेक्शन की, हमारी नहीं,
आपकी भी जीत होनी चाहिए, ठीक है। हमारा तो है ही जीत, हमने तो ठाना है 1000 सिलेक्शन दिलवाना है, तो आपको भी 1000 लोगों का सिलेक्शन इसी चैनल से दिलवाना है। किसी को जवाब देना है कि लो, बोल रहे थे ना कि हमने इतना फ्री में पढ़ा के इतना सिलेक्शन दिलवा दिया, तुमने क्या किया था? तो हमने भी तुम्हारे जैसा किया है, ये जवाब मुझे देना है किसी को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, रात रात के बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं यार कंटेंट को तैयार करने में, एक एक प्रश्न को छांट कर लिखने में, उसको सेट करने में। तरीका तरीका भैया, आज तक जो प्रश्न का तरीका मैं बना दिया हूँ, ये कोई बना दे तो आप मुझसे आके मिलना। 2000 आपने कोई लिया होगा, ठीक है, कोर्स बहुत लोगों ने लिया है 2000 का, ठीक है, खरीदा होगा। आप देख लेना मेरा प्रश्न का लेवल, उनका प्रश्न का लेवल, तरीका लेवल तो मैं इजी ही रखता हूँ, ठीक है, लेकिन तरीका एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है उस चीज़ को मैंने पढ़ लिया है कि एग्जामिनर ऐसे सोच सकता है, ऐसे प्रश्न सेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि करंट के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, उसको एनालाइज करते हैं हम कि क्या पूछ रहा है। सबसे बड़ी बात होती है कि मुझे पता चल जाता है कि ये एजेंसी आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है, तो उस एजेंसी ने, जैसे कि मुझे पता चल गया जेड नाम की कोई एजेंसी है और आपका एग्ज़ाम यही कंडक्ट करवाएगी। तो अब ये एजेंसी ने, मैं इसका इतिहास देख लेता हूँ कि भैया कितने पेपर इसने करवाया है और कहाँ तक लेवल रखा है, किस तरीके से लैंग्वेज को उठाया है, तो उसी के आधार पे हम करवा देते हैं। चलो, अब भैया किसी की नस आप पकड़ लोगे तो आसानी होगी, उसकी सारी कमजोरी तो आप बता ही दोगे कि ये कमजोरी है इसका, ये चीज़ है, जब उसका इतिहास आप देख लोगे, ठीक है। जैसे आप पेशेंट का हिस्ट्री देख लेते हो, उसका उसने क्या चीज़ खाया, क्या किया, कहाँ दवा किया, कौन सी दवा चली, सब कुछ पता चल जाता है। बीमारी जैसे जांच कर लेते हैं, पूरा एक्सरे कर लेते हैं, पूरा अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, पूरी जांच ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, तो पता चल ही जाएगा, तो आसानी से आप इलाज कर लेते हैं। तो वही चीज़ होता है। तो हमने इस तरीके से, मैं, ठीक है, मेरा मकसद है 1000 लोगों का सिलेक्शन दिलवाना। अब 1000 से ज़्यादा हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब बाकी आप लोग लाइक शेयर नहीं करेंगे तब भी हम पढ़ाएंगे, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है भैया कोई बात नहीं है, आपका तब भी वेलकम है, और जो आता है उसका तो मोस्ट वेलकम है ही। हमारे लिए सब बहन एक समान है, ठीक है। और मैं ये भी बोला हूँ कि पढ़ाने के साथ साथ जो कोई नहीं करता उसके लिए भी मैं करने के लिए तैयार रहता हूँ। क्या? टाइम से रिजल्ट दिलवाना, टाइम से ज्वाइनिंग दिलवाना, टाइम से भर्ती निकलवाना, उसके लिए भी तो तत्पर तैयार रहते हैं यार। उसके लिए जो बोलते हैं, जो अपने भाई, आपका भाई हूँ मैं, जो बनेगा उतना करेंगे, ठीक है। जहाँ कहेंगे जैसे होगा वैसे अपने स्तर से करेंगे, जैसे हम करते आ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहे।